हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है शनिवार शाम 7 बजे वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाठ 9 अनुक्रम तथा श्रेणी की विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और आज मेरे पास मोबाइल अवेलेबल है तो बुक के लिए मुझे अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको भी सजेस्ट कर देता हूँ फिर से, जैसा कि हर बार करता हूँ, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अलग अलग, या फिर स्टूडेंट नहीं, एक लर्नर, ठीक है, सीखने वाला, जिसको किसी भी क्लास की बुक की ज़रूरत हमें कभी भी जब पड़ती है तो वो सारी की सारी बुक आपको अवेलेबल मिलेगी दीक्षा ऐप पे। पता नहीं आपको इसमें दिखाई देगा नहीं देगा, बस नाम से बोल रहा हूँ, समझ लो, दीक्षा ऐप पे सारी की सारी बुक मिल जाएंगी आपको। और किसी भी क्लास की कोई भी बुक किसी भी स्टेट की तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप लोग देख लेना। बाकी हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अगर हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने वाले हैं तो ये तो मैं मान के चलूँगा कि इससे पहले की चीज़ें आपको पहले से आती हैं या फिर आपने पहले की वीडियो देख रखी हैं, दोनों में से कुछ भी। तो चलो क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं, प्रीवियस चीज़ों को रिपीट नहीं करना है हमें यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मैं पढ़ के बताता हूँ कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का दोगुना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन, हर वो क्वेश्चन आसान होता है जिसका आंसर हमें पहले से पता होता है। दर्शाइए और सिद्ध कीजिए वाले ज़्यादातर क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। दर्शाने के लिए हमें कहा गया कि किसी श्रेणी का m+nवें पद, तो श्रेणी का m+nवां पद को हम क्या लिखते हैं, t m+n के रूप में लिख देते हैं। तो t m+n का फॉर्मूला हो जाएगा a + m+n-1 इंटू d। ये हो गया m+nवां पद। दूसरा है m-nवां पद, तो m-nवां पद बना दिया हमने, तो बचेगा a + m-n-1/d। तो ये है m+nवां पद, ये है m-nवां पद। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना ये है कि किसी श्रेणी के m+nवें पद और m-nवें पद का योग, इन दोनों पदों का योग mवें पद का दोगुना होता है। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों का योग mवें पद का दोगुना होता है कि नहीं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, ठीक है। तो दो जोड़ते हैं तो हमें मिलता है tm+n प्लस tm-n किसी समांतर श्रेणी के m+nवें पद और m-nवें पदों का योग कितना आ रहा है हमारा। तो इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो a में a जोड़ रहे हैं तो 2a। अब इस वाले पार्ट को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, d को तो पहले ही कॉमन ले रहे हैं। अंदर बचेगा हमारे पास में m+n-1 ये वाला, और इसको जोड़ना है तो लिखते हैं m-n-1। अब प्लस n - n आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 2a + d। अंदर में m में m जोड़े तो 2m, और -1 - 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन बचेगा हमारे पास में 2a + 2d m-1। अब हम इसको और अच्छे से दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं तो 2, अंदर में बचा हमारे पास a + m-1 इंटू d, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये वाला तो साइड में हमारे पास में है ही, अंत में हम लिख सकते हैं क्या, tm+n प्लस tm-n, और बराबर के इस तरफ में 2, और a + m-1 इंटू d क्या होता है, tm होता है, तो 2 गुने tm। तो हो गया हमारा प्रूव, लो सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि a + m-1 इंटू d जो है mवें पद का फॉर्मूला होता है, 2 यहाँ पे आया। तो इस तरह से सिद्ध क्या हुआ हमारा कि किसी श्रेणी के m+nवें पद और m-nवें पदों का योग उसी श्रेणी के mवें पद का दोगुना होता है। सिद्ध हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब बाकी सारे क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के मुझे लगेगा कि हाँ ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए तो ज़रूर बताऊँगा। बाकी आसान है, आप लोग ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा आपसे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं क्या। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया, मतलब सिद्ध करने के लिए नहीं दिया गया। तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप लोग कर लोगे कि जब भी आपको किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्या मिले या गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्या मिले तो आप ना ऐसा संख्या मानो जो आपके लिए चीज़ों को आसान कर दे। कहने का मतलब कि समांतर श्रेणी की 3 संख्या जब बोला गया है तो हम संख्या लेते हैं a - d, a और a + d। अब ये समांतर श्रेणी में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि d से यहाँ से d जोड़ा इसमें तो ये आया, फिर d जोड़ा तो ये आया, तो ये समांतर श्रेणी में है। ऐसा मानने का फ़ायदा ये होता है कि जब इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 24 है तो जब इनका योग हम निकालते हैं ना a - d + a + a + d,
तो इनका योग जब 24 निकालते हैं तो डी से डी तो अपने आप कट गया और बचा हमारे पास 3a बराबर 24 और a बराबर 8 हमें डायरेक्ट यहीं से मिल जाता है। तो इस तरह का मानने का फ़ायदा होता है। और अगर यही गुणोत्तर श्रेणी में कहा गया होता मानने के लिए जिनका गुणनफल दिया होता है हमारे पास में, तो हम इस तरह का मानते हैं a बटा r a और a r। अब इसका गुणनफल जब करते तो a क्यूब आ जाता है हमारा और कुछ जो भी रहता है वो a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं उससे। तो इस तरह का मानने से फ़ायदा होता है, ये बस बता रहा था मैं। अब आगे देखते हैं कि a बराबर 8 हमें मिल चुका है और बोला गया इनका गुणनफल 440 है। अब इन्हीं का जो गुणनफल है, इन तीनों का गुणनफल वो 440 है। a का मान हमें पता ही है, तो a माइनस डी गुना a प्लस डी और a का गुणा जब हो रहा है तो आ रहा है 440। इसमें a का मान रख देंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, समीकरण को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसको मैं हल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि द्विघात समीकरण बना के हल करना आपने 10th में अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि माना कि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल s1 s2 और s3 है, तो दिखाइए कि s3 बराबर। ये भी आसान है, दिखाने वाला है, सिद्ध करने वाला। मैंने जैसा कि बोला कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की अच्छी बात यही रहती है ना कि आंसर हमारे सामने ही रहता है, तो गलत होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। बस थोड़ा बहुत तिगड़म लगा के वहाँ तक पहुँचना होता है। और इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी तिगड़म नहीं लगाना है, आपको सीधे सीधे दिया गया है कि s1 जो है वो n पदों का योगफल है। तो और किस श्रेणी के? समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया हमारा। s2 बराबर बोला है 2n पदों का योगफल है, यानी 2n बटा 2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी हो गया। और s3 जो है वो क्या है? 3n पदों का योगफल है, यानी 3n बटा 2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। अब s1 s2 s3 तीनों हमें मालूम है और हमें सिद्ध करना है कि s3 बराबर है 3 इंटू s2 माइनस s1 के। राइट हैंड साइड से भी शुरू करोगे ना, RHS से स्टार्ट करो, मतलब कि 3 लो, s2 में से s1 माइनस करके 3 से गुना करो और इतना आएगा। आ गया, हो गया आंसर हमारा, प्रूव हो गया। s3 लिख दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हालांकि इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, मुझे मालूम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। चलो देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे करने वाले हैं इसको। कुछ दूरी तक मैं बताऊंगा, रास्ता दिखा दूंगा, बाकी चल के खुद ही जाना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन कि 200 और 400 के बीच, तो 200 को यहाँ रखते हैं, 400 को यहाँ रखते हैं, और इन दोनों के बीच में आने वाली उन सभी संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है जो 7 से विभाजित होती हैं। क्या 200 7 से विभाजित होता है? तो हम 200 में 7 से भाग दे के देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 बच गया हमारा, ठीक है। तो ये जो 4 हमारा बचा है, ये अगर 3 और जुड़ जाता तो 7 हो जाता, यानी 200 में 3 और अगर हम जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे? क्योंकि 200 से ज़्यादा चाहिए, कम तो चाहिए नहीं तो 4 घटा देते तो 196 हो जाता, 196 7 से विभाजित हो जाता। तो हमें घटाना नहीं, 200 से ज़्यादा चाहिए, तो 200 से ज़्यादा के लिए हमें 7 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि 203 हमारा वह छोटा से छोटा संख्या है जो 200 से ज़्यादा है और 7 से विभाजित भी है, ठीक है। तो 200 के बाद सबसे पहली संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 203 है। इसके बाद वाली संख्या फिर 210 होगी, क्योंकि 7 7 तो जुड़ता चला जाएगा। अब आगे 400 के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर यहाँ पे 4 है, मतलब 4 से भी विभाजित करके देख लेते हैं 7 को। 400 को 7 से विभाजित करके देख लेते हैं। 7 × 5 = 35, 5 0, 7 7 49, एक बच गया हमारा। ये एक इसमें से घटा देते हैं तो बचता है हमारा 399, यानी कि 400 से छोटी संख्या जो है, मतलब 200 और 400 के बीच में आने वाली वो सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो 399 है। अब हमारे पास में क्या है? एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपको a मालूम है, आपको d मालूम है, आपको an मालूम है, an जिसको tn भी बोलते हैं। तो tn से आप n निकाल लोगे और n निकालने के बाद sn निकाल लोगे, आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसको कर लेना। हम बढ़ते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है उसमें कि 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं। तो ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, ज़रूरत पड़ती है तो पूरा सॉल्व भी करके देख लेते हैं।
तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 1 से 100 तक आने वाले सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक पहले लिख लेते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, लेकिन सिर्फ उनके जो या तो 2 से विभाजित हो या तो 5 से विभाजित हो। तो 2 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, 2 से विभाजित पूर्णांक, 2 से विभाजित पूर्णांक। तो 2 से विभाजित पूर्णांक हम देख रहे हैं 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ 1 से 100 के बीच में बोल रहा है ना, 100 तक बोल रहा है, 100 तक बोल रहा है तो 100 को भी ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे 2 से विभाजित होने वाले सभी पूर्णांक। अब इसमें हमें मालूम है a बराबर 2 है, b बराबर भी 2 है, n बराबर कितना है, क्योंकि 1 से 100 तक में 100 संख्याएं होती हैं और सभी सम संख्याएं ली गई हैं, तो जाहिर सी बात है आधी हो गई होंगी, तो n बराबर हमें मिलेगा 50। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो tn वाले फॉर्मूला से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, तो Sn क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 a + l होता है ना। तो n यानी कि 50/2 और a हमारा 2 और 100, 2 + 100, तो 50/2 25, 25 गुना 102, 25 दूना 50 और 25 के 25, तो 2550। यानी कि 2 से विभाजित पूर्णांक का योग अगर हम बोले, पूर्णांकों का योग, तो ये आ रहा हमारा 2550। ठीक है, अब आगे हमें योगफल ज्ञात करना है 1 से 100 तक में उन सभी संख्याओं का जो या तो 2 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 से विभाजित संख्याओं का योगफल तो आ गया, और या तो 5 से विभाजित हो रही हैं। तो 5 से विभाजित संख्याओं का योगफल जब हम लिखते हैं तो 5, 10, 15, 20 डॉट 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 कहाँ 100 तक लिखा हमने। अब 100 तक लिखने के बाद हम रियलाइज़ कर रहे हैं ये चीज़ कि इसमें जो 10 हैं और 20 हैं और 30 हैं, मतलब 10, 20, 30, 40 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। तो ये वाले जितने भी संख्या हैं वो सभी के सभी संख्याएं ना 10 में हम 2 मतलब 2 से विभाजित होने वाले में 10 को तो हमने जोड़ा ही था, 20 को भी जोड़ा था। तो ये ऐसी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित होती हैं और 5 से विभाजित होती हैं। और जब हम इसका योगफल निकाल रहे हैं तो 2 से विभाजित होने वाले में इसका योगफल ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 से विभाजित होने वाले में भी इसका योगफल अगर निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या करेंगे, 2 बार ये हो जाएगा। तो 2 बार ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ जो हैं उसको हटा देते हैं। तो जब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएँ हटाते हैं तो हमारे पास बचता है केवल 5 से विभाजित संख्या, केवल 5 से विभाजित पूर्णांक या संख्या या कुछ भी विभाजित पूर्णांक। तो हमारे पास बचता है 5, 15, 25 डॉट 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 95। अब इनका योगफल हमें ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है, तो चलो करते हैं। हमारे पास a मालूम है 5 है, d मालूम है वो कितना है 10 है, क्योंकि 15 में से 5 गया तो 10 बचा। n मालूम है, n कितना होगा आप बताओ, क्योंकि an जो है हमारा 95 है, an या tn कुछ भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं हम a + n - 1 इंटू d वाला। तो a बराबर तो 5 ही है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा n - 1 इंटू 10 = 90, क्योंकि 95 में से 5 गया तो 90 बचा। 10 से 90 को काटते हैं तो बचा n - 1 बराबर 9, तो n बराबर हो गया हमारा 10। जब n बराबर हमें मिल चुका है 10 है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, Sn निकालना है। चलो Sn निकालें। Sn का फॉर्मूला n/2 a + l, a की जगह पे 5, l की जगह पे 95 और दोनों को जोड़ा तो 100 और n/2 है, यानी n की जगह 10 रखते हैं अगर, तो 10/2, 5 से कटा 5 गुना 100 यानी कि 500। केवल 5 से विभाजित पूर्णांकों का योग कितना हो गया हमारा, केवल 5 से विभाजित पूर्णांकों का योग 500। अब 2 से विभाजित पूर्णांकों का योग इतना, केवल 5 से विभाजित पूर्णांकों का योग इतना, अतः अभिष्ट योग मतलब जो हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है वो योग, अभिष्ट योग हो गया हमारा 2550 में 500 जोड़ दिया तो आ गया हमारा 2500, 503, 1000, 3050 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आराम से देखते चलना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी ही एंड का वेट नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पे शेषफल 1 बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, पूरा आप लोग कर लोगे। 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 4 से विभाजित करने पर 1 बचे। तो 2 अंकों की पहली संख्या जो 4 से विभाजित करने पे 1 बचता है वो होता है 13, है ना।
क्योंकि इसको 4 से विभाजित करेंगे तो 4 3 12 और 1 बच जाएगा 13। अगली संख्या 17, उसके बाद वाली संख्या 21 और डॉट 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 कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित होती है, तो हमें मिलता है 96, क्योंकि 96 4 से विभाजित हो जाता है। अब हमें चाहिए कि 4 से विभाजित होने पे एक शेष भी बचे, तो लिख देते हैं 97। आपके सामने श्रेणी है 13 17 21 97 डॉट 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 97। आपके इसके सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, कर लो, कोई बड़ी बात है क्या, समांतर श्रेणी में ही है सारा। ए बराबर मालूम है, डी बराबर मालूम है, ए एन मालूम है, तो कर लोगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से भी लिंक्ड है। जब दूसरे चैप्टर से लिंक हो जाता है ना और दूसरा चैप्टर ध्यान में नहीं रहता है तो कन्फ्यूज़न बढ़ा सकता है आपका। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि सभी x, y इज़ एलिमेंट ऑफ n के लिए f x प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 बराबर 3, ठीक है, और n सिग्मा x बराबर 1 एफ एक्स बराबर 120, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो सिग्मा। कई सारे लोग सिग्मा को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसके बारे में पहले के चैप्टर में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये आना इससे क्या, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे सामने n x बराबर 1 एफ एक्स बराबर 120 लिखा हुआ है और हमें n का मान इसी के बेस पे पता करना होगा, ठीक है। तो इसके बेस पे कैसे पता करने वाले हैं, तो चलो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सिग्मा का मतलब बता देता हूँ कि अगर सिग्मा ऊपर n लिखा हुआ है और नीचे x बराबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ x लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, सिर्फ x, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर एक के बाद फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, कब तक रखते चलेंगे जब तक n तक ना पहुँच जाए, तो डॉट 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 n रखेंगे और सबको जोड़ देंगे, ये होता है इसका मतलब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। n को हटा के मैं यहाँ पे अगर 4 रख दूँ, ठीक है, तो x का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और कहाँ तक रखेंगे, 4 तक, सिर्फ 4 तक, क्योंकि ऊपर 4 लिखा है मतलब 4 तक लिखना है। और उसके बाद सबको जोड़ देना है, हमें सबको जोड़ देना है। तो 2 1 3 3 6 4 10, यानी कि इस तरह से अगर लिखा हुआ मिले तो इसका आंसर आएगा 10, ठीक है, इसका आंसर 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगर थोड़ा और दिक्कत हो रहा है तो और थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रख दिया 3 और यहाँ पे डाल दिया स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, x की जगह फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, x की जगह आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 के आगे नहीं रखेंगे क्योंकि लिमिट यहाँ तक 3 तक ही है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, सबको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि सिग्मा का मतलब ये होता है कि 1 रखना है और 1 से 3 तक रखना है और सबको जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 1 10 4 14, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अब तो जब समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं रख देता हूँ n, ठीक है, और n रखने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ भाई, चलो x³ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया x³ और इसका आंसर दे देता हूँ और n का मान हमें पता करना है, ठीक है। तो अब कुछ रखना तो पड़ेगा ना, 5 30 15 का स्क्वायर, चलो ये लिख दिया मैंने कि n सिग्मा x बराबर 1 x³ बराबर 225, तो n का मान पता करो। अब हमें मालूम है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वो बन जाता है हमारा कैसे कि समझ लो कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब बराबर 225, क्योंकि 1 रखना है और n तक रखना है, सबको जोड़ देना है, तो 225 के बराबर आएगा ये हमारा। अब इसको हम देख रहे हैं तो ये हमारा 9.4 जो हमने पढ़ा था वो क्या आया था, सिग्मा n³ के बराबर आ रहा है ये, है ना, कि जब कोई घन में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सिग्मा n³ से इंडिकेट करते हैं, और इसका जो आंसर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n+1/2 का स्क्वायर, और ये बराबर कितना है हमारा 225 के। तो चलो अब n का मान पता करते हैं भाई, n का मान तो यहाँ से पता कर ही सकते हैं ना। तो अब n का मान कैसे पता करेंगे, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, तो n × n+1/2 बराबर 225 का रूट कितना हो जाएगा 15, हालांकि ±15 होता है लेकिन मैं सिर्फ 15 लेके चल रहा हूँ।
आगे ये उधर जाके गुना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 बराबर 30। अब सीधे देखो कि किसी संख्या में उसके एक उत्तरवर्ती संख्या से गुना करने पे 30 आ रहा है, तो संख्या क्या हो सकती है। ऐसे तो ये द्विघात समीकरण बना के हल किया जा सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हो कि 5 गुने 6 बराबर 30 तो होता ही है ना भाई, और 5 से बड़ी भी संख्या 5 में 1 जोड़ने पे ही 6 आता है। तो n बराबर हमें कितना मिल रहा है 5, तो n बराबर 5 हमने समझ लिया। तो इस क्वेश्चन में ये जो है दिया हुआ हमारा, इसका n का वैल्यू जो आया वो आया 5। अब ये वाला जब समझ में आ गया, तो अब इस वाले में क्या करना है आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं है, बस x की जगह 1 रखना है, हो जाएगा f1, फिर x की जगह 2 रखना है तो हो जाएगा f2, फिर x की जगह 3 रखना है तो हो जाएगा f3, फिर x की जगह इसी तरह से कहाँ तक रखना है, n तक रखना है तो हो जाएगा fn बराबर है 120। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे तब 120 के बराबर आएगा। अब इसके लिए हमें f1, f2, f3, f4, f5 सबका मान भी तो पता होना चाहिए ना, तो सबका मान कहाँ से आएगा। गुड क्वेश्चन। तो अब प्रश्न पे आते हैं वापस हम लोग। प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं f1 का वैल्यू दिया हुआ है, f1 का वैल्यू दिया हुआ है 3। f1 का वैल्यू, तो f1 का मान तो हमें मिल गया है ना। आगे बढ़ते हैं, और किसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आगे बढ़ने पे हमें दिख रहा है कि x और y, मतलब शुरू में जो दिया था x और y, x, y इज़ एलिमेंट ऑफ n, जहाँ पे f(x + y) जो है, f(x + y) जो है वो बराबर है किसके, f(x) इंटू fy के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें f1 का वैल्यू मालूम है, f2 का वैल्यू अगर हमें पता करना है, तो f2 के लिए अगर यहाँ पे f(x + y) की जगह 2 आ जाए तो हमें f2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चूंकि हमें f2 का वैल्यू पता करना है, तो f2 के लिए x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो जब 1 1 दोनों पे रख दिया तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, f2, क्योंकि 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है, बराबर में f(x) यानी कि इसकी जगह तो 1 रख दिया, तो f1 इंटू fy यानी इसकी जगह पे भी 1, f1 में f1 से गुना करना है, यानी कि 3 में 3 से गुना करना है, तो 3 गुने 3 बराबर 9। f2 बराबर कितना मिला हमें, 9 मिल गया। अब हम f3 की वैल्यू पता करते हैं, तो f3 की वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, x की जगह 2 रख दें या y की जगह, किसी की भी जगह 2 रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो अगर हम x की जगह f3 यहाँ पे लिख के समझाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, f3 के लिए तो f3 के लिए क्या है, x बराबर 2, y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो f3 के लिए हम रख रहे हैं y x की जगह, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे x की जगह 2, y की जगह 1, 2 1 3, तो f3 बराबर x की जगह 2 और y की जगह 3, अरे 1 रख दिया। अब f2 क्या था हमारा, f2 तो 9 था, यानी कि 9 रखेंगे, और f1 कितना था, f1 तो 3 था, यानी 3 रखेंगे। आ गया हमारा 27, यानी कि f3 भी हमें मिल गया, कितना आ गया 27। अब देखो f1 मालूम हो गया, f2 मालूम हो गया, f3 भी मालूम हो गया, क्या है 3, 9 और 27। जब किसी श्रेणी के 3 पद हमको मालूम पड़ जाएं तो ये पता करना मुश्किल है कि कौन सी श्रेणी है वो। तो हमें f1, f2, f3 की वैल्यू मालूम हो गई, 3, 9 और 27 है, और हमें श्रेणी भी पता चल गई कि वो है एक गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि यहाँ पे हम रखते हैं 3 + 9 + 27 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, क्योंकि fn है तो n पदों तक ही जाएगा, n पदों तक, बराबर है 120 के। अब हमें मालूम है गुणोत्तर श्रेणी है ये, a बराबर 3 है, r बराबर कितना है, वो भी 3 है, क्योंकि 9 में 3 से भाग दे तो 3 आता है। a मालूम है, r मालूम है, तो Sn क्या होता है, n नहीं मालूम है, तो Sn क्या होता है, तो Sn होता है a r पे पावर n-1 बटा r-1, और ये Sn जो है सभी पदों का जो योगफल है वो कितना है, 120 है, तो बराबर में 120 रखते हैं। यहाँ से अब वैल्यू निकालेंगे, a की जगह पे 3 रख दिया, r की जगह पे भी 3 रख दिया, 3 पे पावर n-1 बटा में 3 में से 1 गया 2, बराबर है 120 के। 3 से 120 को काटा तो यहीं पे कट गया 40, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, तो 3 पे पावर n-1 बराबर 80, 3 पे पावर n बराबर 80 जोड़ 1 यानी कि 81। अब 3 पे पावर n बराबर 81 है, तो 81 3 पे पावर कितना होता है, तो 3 × 9 और 9 9 81, तो 3 पे पावर 4 होता है। ठीक है, तो 3 पे पावर 4 बराबर 81 होता है, 3 पे पावर n 3 पे पावर 4 के बराबर है, तो n बराबर कितना 4 हो गया, n का वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बस इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से लिंक हो जाता है, अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कितने आसानी से हमने n का मान
निकाल लिया है। तो बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा सार्व अनुपात दिया हुआ है, अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते ही कितने सारे लोग बच्चे तो कर लेंगे। तो चलो समझते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं हम लोग। आसान तो है ही, बाकी करके देखते हैं। जैसे गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग दिया हुआ है 315, यानी कि SN बराबर दिया हुआ है 315, और उसके बाद दिया है प्रथम पद तथा सार्व अनुपात, यानी कि A बराबर दिया हुआ हमारा 5 और R बराबर दिया हुआ 2। तो A मालूम है, R मालूम है, SN भी मालूम है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, A R⁻n-1 बटा R-1 बराबर 315। A का वैल्यू यहाँ से रखो, R का वैल्यू यहाँ से रखो, N का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो। N का वैल्यू जब निकल जाएगा तो फिर अंतिम पद भी निकाल लेना, आसान हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर का प्रश्न, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पाँचवें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1, 9 नंबर क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, A बराबर 1 है, तीसरे एवं पाँचवें पदों का योग 90 हो। तीसरा पद यानी कि AR का स्क्वायर प्लस पाँचवा पद यानी कि AR पे पावर 4 बराबर 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। A का वैल्यू मालूम ही है, क्या होगा A का वैल्यू, A का वैल्यू 1 है तो 1 का 1 रखेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R पे पावर 4 बराबर 90। इसको इधर कर लेंगे तो मिलेगा हमें R पे पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिख रहा होगा। जब ये द्विघात समीकरण आ गया है तो फिर हल करके R का मान निकाल लो, हो गया, क्योंकि इसमें और कुछ पूछा भी नहीं है, सिर्फ सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए बोला गया, तो निकाल लोगे आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर निकाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि 2 चीज़ें हैं, हौसला बढ़ता है, दूसरा चीज़ की मुझे सच में लगता है कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से एक साथ 21 घटाएं तो ये समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया है 10 नंबर के क्वेश्चन में, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद, तो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल रहता तब तो हम ये वाली श्रेणी ले लेते, ठीक है। इस वाली श्रेणी में गुणा करते तो सिर्फ AQ का वैल्यू आ जाता, कुछ हम A का मान निकल जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे योगफल की बात की गई तो ये लेने से कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, तो हम सिंपल वाला लेते हैं AR और AR स्क्वायर, और इनका योगफल कितना है, तो इनका योगफल जो है वो है 56। चलो लिख दिया हमने 56। अब इस क्रम में है कि इन संख्याओं में से किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, इन तीनों का योग 56 है। इस क्रम में है कि यहाँ से A का मान भी निकाल सकते हैं हम लोग, A को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 56, और A का मान निकालने के लिए अगर इसको इधर कर दें तो A का कुछ मान निकलेगा। पहले अगला इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन रहा है। यदि हम इस क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटाएं तो समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है, यानी कि A में से अगर हम 1 घटाएं, AR में से हम 7 घटाएं और AR स्क्वायर में से हम लोग 21 घटा दें तो ये एक समांतर श्रेणी बन जाती है। तो अगर ये एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि अगले पद में से पहले पद को जब घटाते हैं, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें सार्व अनुपात मिलेगा D, और तीसरे पद में से दूसरे पद को मिलाएंगे तो भी सार्वंतर मिलेगा D। तो अगर हम इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो घटा के देखते हैं। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो लिखते हैं AR-7 A प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, तो AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR प्लस 7 के, इसके बराबर हो जाएगा। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, या इधर कर लो या इधर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो करते हैं, करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास में ना। पहले -7 और प्लस 1 कितना होगा, चलो करते हैं AR -6 माइनस A, -7 प्लस 1 -6 हो जाएगा हमारा, बराबर के इधर AR स्क्वायर -21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -14 माइनस AR। अब ये AR है, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और A भी उधर जाके प्लस हो जाएगा।
तो चलो सबको उधर भेज देते हैं। 0 बराबर हमें मिलेगा AR² माइनस 14 माइनस AR, पहले तो ये वाला। अब इधर वाला AR उधर जाके माइनस हो रहा है, इधर वाला 6 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो रहा है, और ये माइनस A है तो उधर जाके प्लस A हो रहा है। अब बराबर, अब इसको इधर और इसको उधर लिखते हैं, तो AR² तो हमें मिल रहा है AR², और माइनस में AR माइनस में AR, तो माइनस में 2AR, 14 माइनस में है और 6 प्लस में है, तो 14 में से 6 गया, बचा 8, और उससे पहले A भी है तो A भी लिख लेते हैं। चौदह में से 6 गया -8 बराबर 0। एक काम करते हैं, 8 को उधर भेज देते हैं कुछ देर में। इसमें से भी A हमें कॉमन मिल रहा है, तो A कॉमन मिल रहा है तो हमारे पास बच रहा है R² माइनस 2R, ये 2R प्लस 1, और ये 8 माइनस में है तो उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, तो प्लस 8। अब यहाँ पे A का, यहाँ से भी A का मान निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी A का मान निकाल सकते हैं और दोनों A की तुलना कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे तो एक और आसान सा चीज़ दिख रहा है कि अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं, और समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो A से A तो डायरेक्ट कट जाएगा, चलो भाग ही दे देते हैं, यहीं पे भाग दे देते हैं। यहाँ पे पहले मिटा के लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिया, तो भाग देने के बाद हमारे पास यहाँ बच रहा है 1 प्लस R² बटा में A R² माइनस 2R प्लस 1 बराबर में इधर 56 बटा 8। ठीक है, भाग देने के बाद का है ये। तो अब भाग दे रहे हैं, 7, A से A कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका गुना इधर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, हम इसका गुना इधर हो जाएगा, तो इधर 1 है तो इसका गुना इधर होगा, तो 1 प्लस R² बराबर, ये उधर 7 में गुना होगा तो 7R² माइनस 7 दूनी 14R प्लस 7। अब ये सब जो है उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा, तो मिलेगा हमारे पास में 7R² माइनस R², कि ये वाला प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया, माइनस में 14R है वो उधर जाके माइनस होगा तो माइनस R, प्लस में 7 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 7R² में से 1R² गया तो बचा 6R², माइनस 14R में से 1R गया तो माइनस 15R, और 7 में से 1 गया तो प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें भी कॉमन हमें 3 मिल ही रहा है, तो 3 को कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते हैं तो बचता है हमारे पास में 2R² माइनस 5R प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, तो सॉल्व तो हो रहा है हमारा धीरे धीरे, ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 2R² माइनस 5R प्लस 2 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है और यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पे हमारा 2 दूनी 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो हम 4 लाने के लिए 4 जोड़ 1 लिखते हैं, अगर तो 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और 4 1 के 4, गुना करने पे 4 भी आ रहा है, तो इसको 4 और 1 में तोड़ते हैं तो मिलता है हमारे पास 2R² माइनस 4R माइनस R प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि ठीक है आगे इन दोनों में कॉमन है 2R, तो 2R कॉमन लिया तो बचा R माइनस 2। अब यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, 1 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास क्या, R माइनस 2 बराबर 0। अब R माइनस 2 दोनों तरफ कॉमन है तो बचा हमारे पास R माइनस 2 और 2R माइनस 1 बराबर 0। अब R का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे 2, यहाँ पे R का वैल्यू क्या मिला -1, उधर जाके प्लस हुआ, हो गया 1/2। तो R का 2 वैल्यू मिल चुका है हमें। ठीक है, अब जब R का 2 वैल्यू मिल चुका है तो R का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, अगर R का वैल्यू 2 रखते हैं, A को साइड में रखते हैं कुछ देर के लिए, A प्लस R बराबर 56 था ना हमारे पास, तो इसमें अगर हम R का 2 वैल्यू आया हमारे पास में, R बराबर 2 भी आया है और R बराबर 1/2 भी आया है, तो R का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 56, 4 2 6 1 7, तो A गुने 7 बराबर 56, तो A बराबर आ गया हमारा 8, A बराबर 8। तो जब A बराबर 8 तो AR बराबर 8 दूनी 16 और AR³ बराबर 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं मिली हमें गुणोत्तर श्रेणी की। ठीक, ये 3 संख्याएं हमें मिल गई। और अगर R की जगह 1/2 रखते हैं, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास में, तो R की जगह अगर 1/2 रखते हैं तो भी कुछ खास नहीं हो रहा, देख लो यहाँ पे ये यही रिवर्स में आ जाएगा,
मतलब पहला संख्या 32 हो जाएगा, दूसरा 16 हो जाएगा और वो तीसरा 8 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा ही तो यहाँ दोगुना हो रहा था, यहाँ आधा हो रहा है, तो जैसी बात है कि आधा आधा हो रहा है हमारा। ठीक है, अब क्या ये करेक्ट आंसर, ऐसे तो आंसर करेक्ट ही आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि दिख रहा है हमें। लेकिन एक चीज़ चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या कि इसमें से 1, 7 और 21 घटाने पे क्या ये समांतर श्रेणी में हो रही है। तो अगर इसमें से 1 घटाते तो आता है 7, इसमें से 7 घटाते हैं, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा 9, और इसमें से 21 घटाते हैं तो ये समांतर श्रेणी में हमें दिख रहा है ना। और अगर इसमें से घटाने की कोशिश करोगे तो ये भी समांतर श्रेणी में दिखेगा, माइनस में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन समांतर श्रेणी में दिखेगा। दिखा देते हैं, घटा के भी दिखा देते हैं। 32 में से 1 गया तो 32 में से 1 गया तो क्या आएगा भाई 31, 16 में से 7 गया तो 9, और 8 में से 21 गया, अरे भाई साहब माइनस में आ जाएगा फिर तो, माइनस में 13। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? आप लोग खुद ही देख लो ना, है कि नहीं है, मैं बताऊँगा तभी होगा। तो ये 2 आंसर है हमारे पास में, एक ये वाला और एक ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं कितने देर का वीडियो हो गया, ज़्यादा देर का हो गया तो 36 मिनट का वीडियो हो चुका है हमारा, 36 से कुछ कम भी हो सकता है ट्रिम करने के बाद। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। इसमें टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, और अगले वीडियो में अगर सारा कवर नहीं होगा तो एक और वीडियो बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10, क्लास 9 किसी भी क्लास की मैथमेटिक्स हो, या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स हो, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो यहाँ पे हर रोज़ आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।